नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ जो सामग्री लगी है वो बहुत खास है। नमस्कार। ये इंडियन पॉलिटी पर एक सीनियर एजुकेटर के लेक्चर नोट्स हैं जो खास तौर पर बिहार की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बनाए गए हैं। और इन नोट्स की सबसे अच्छी बात इनका अंदाज है। ये किसी सूखी किताब की तरह नहीं बल्कि एक क्लासरूम लेक्चर की तरह है, जहां कहानी सुनाकर कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा काम आज इन्हीं नोट्स से वो सबसे जरूरी बातें निकालना है जो परीक्षा और समझ दोनों के लिए अहम है। चलिए शुरू करते हैं। तो नोट्स की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है कि आखिर किसी भी देश के लिए संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। इसे रूल बुक ऑफ अ कंट्री कहा गया है, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये देश को चलाने की एक गाइड बुक है। सरकार कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री के पास कितनी पावर होगी, आपके और मेरे जैसे आम नागरिकों के क्या हक होंगे, अच्छा। और दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार के बीच काम कैसे बटेगा, ये सब कुछ इसी किताब में लिखा है। इसके बिना तो समझिए जंगल राज हो जाएगा। और एक फैक्ट जो इन नोट्स में सबसे पहले हाईलाइट किया गया है वो ये कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस विशाल रूल बुक के बनने की कहानी में उतरते हैं, जो आज़ादी से बहुत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में शुरू होती है। हाँ, और ये टाइमलाइन सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये असल में एक रस्साकशी की कहानी है। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बस ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती थी, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश संसद जो उस पर लगाम कसना चाहती थी। हमारे संविधान के कई हिस्से, जैसे शक्तियों का बंटवारा, इसी खींचतान की देन है। अच्छा, तो ये सिर्फ कानून नहीं थे बल्कि एक तरह का पावर गेम था। तो इस खेल का पहला बड़ा नियम कब आया? पहला नियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कंपनी के काम को रेगुलेट करने यानी नियंत्रित करने की पहली कोशिश थी। और यहीं से भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। बिल्कुल। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जिसके अधीन मद्रास और बॉम्बे भी आ गए। तो मतलब पावर को एक जगह इकट्ठा करने की ये पहली कोशिश थी। लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब हुई? कागज पर तो नींव पड़ गई थी, लेकिन असल में ये एक बहुत ही कमजोर शुरुआत थी। कंपनी के अधिकारी अभी भी काफी हद तक मनमानी कर रहे थे। तो फिर इसी को रोकने के लिए कुछ ही सालों में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो क्या था? सरकार ने एक तरह का दोहरा नियंत्रण यानी ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम बना दिया। कंपनी को कहा गया कि तुम व्यापार देखो और बाकी सब। लेकिन राजनीतिक, सैनिक और राजस्व के मामले एक नया बोर्ड देखेगा जिसे ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करेगी। यहीं से भारत पर ब्रिटिश सरकार का असली राजनीतिक कब्जा शुरू हुआ। मतलब कंपनी अब सिर्फ एक मुखौटा रह गई थी और असली लगाम लंदन में थी। सही पकड़ा आपने। इसके बाद तो कई चार्टर एक्ट्स भी आए। उनका क्या मकसद था? उनका मकसद था धीरे धीरे कंपनी के व्यापारिक अधिकार छीन लेना और उसे पूरी तरह से एक प्रशासनिक बॉडी बनाना। एक तरह से कंपनी के पर कतरने जैसा था ये। और फिर 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद तो हालात पूरी तरह बदल गए होंगे। बिल्कुल। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब कंपनी के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाकर कंपनी का राज पूरी तरह खत्म कर दिया। भारत अब सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। यानी कंपनी राज खत्म, ताज का राज शुरू। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। एकदम। इस दौर में इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स भी आए। उनमें से 1909 के एक्ट पर नोट्स में खास जोर दिया गया है। ऐसा क्या था उसमें जो आज भी इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? उसमें एक ऐसी चीज थी जिसने भारत के भविष्य पर बहुत गहरा और दुखद असर डाला। वो थी पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। देखने में ये एक छोटा सा नियम लगता है, पर यहीं से भारतीय समाज को धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति शुरू हुई। नोट्स में इसे बिल्कुल साफ शब्दों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बीज बोना कहा गया है। और यहीं से वो दरार पैदा हुई जो आगे चलकर देश के बंटवारे की एक बड़ी वजह बनी। दुख की बात है, पर हाँ, ये तो वाकई एक खतरनाक शुरुआत थी। इस कहानी में अगला पड़ाव 1919 का एक्ट है। इसमें द्वैध शासन यानी डायरकी की बात की गई है। ये क्या कॉन्सेप्ट था?
ये भी कंट्रोल का एक और तरीका था। प्रांतों में विषयों को 2 लिस्ट में बांट दिया गया। एक आरक्षित लिस्ट, जिसमें जरूरी विभाग जैसे वित्त और पुलिस थे, वो अंग्रेज गवर्नर के पास रहे। और दूसरी हस्तांतरित लिस्ट, जिसमें कम जरूरी विभाग जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य थे, वो भारतीय मंत्रियों को दिए गए। मतलब पावर दी भी और नहीं भी दी। तो ये सारे एक्ट्स छोटे छोटे कदम थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रिटिश सरकार अब एक बड़ा दांव खेलने वाली थी। नोट्स में तो एक एक्ट पर कैपिटल लेटर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऐसा क्या खास था इसमें? खास ये था कि ये एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा संविधान था। ये इतना बड़ा और विस्तृत था कि हमारे आज के संविधान का लगभग 60 से 70% ढांचा सीधे तौर पर यहीं से लिया गया है। अरे वाह! इसीलिए इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो हमारे संविधान की नींव इसी एक्ट में है। इसकी सबसे बड़ी बातें क्या थी? सबसे पहली बात, इसने प्रांतों को अपने मामलों में काफी आजादी दी, जिसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं। जो द्वैत शासन का कंफ्यूजिंग सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया गया। और दूसरा, इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतें शामिल होती। हालांकि ये कभी बन नहीं पाया। और न्यायपालिका के स्तर पर भी कोई बड़ा बदलाव हुआ? हाँ, इसने एक फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो 1937 में दिल्ली में बना। यही फेडरल कोर्ट आगे चलकर भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। तो मतलब चाहे वो प्रशासनिक ढांचा हो, केंद्र राज्य का संबंध हो या हमारी न्यायपालिका, सबकी जड़ें 1935 के इसी एक्ट में हैं। बिल्कुल। परीक्षा के लिए ये लाइन रट लेना बहुत जरूरी है। मोस्ट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम 1935 एक्ट। ठीक है, तो अब वो जमीन तैयार हो चुकी थी जिस पर हमारे संविधान की इमारत खड़ी होनी थी। लेकिन अब सवाल ये था कि इस इमारत को बनाएगा कौन? यहीं से संविधान सभा की कहानी शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ एक कमेटी बनाने की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के सपने को सच करने की है। इसकी पहली आवाज 1934 में एम.एन. रॉय ने उठाई थी। ये उस समय एक क्रांतिकारी विचार रहा होगा कि भारतीय लोग बिना अंग्रेजों की दखल के अपना संविधान खुद लिखें। बहुत बड़ा विचार था। और इस विचार को हकीकत बनने में कितना समय लगा? काफी समय लगा। बहुत संघर्ष के बाद आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। ये वो ऐतिहासिक सभा थी जिसे भारत का भविष्य लिखने का काम सौंपा गया था। इस सभा के बारे में कुछ खास बातें जो हमें जाननी चाहिए। शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे, जो पूरे भारत से थे, ब्रिटिश प्रांतों से भी और देसी रियासतों से भी। लेकिन बंटवारे के बाद, देश के बंटवारे के बाद ये संख्या घटकर 299 रह गई। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये तारीख इतिहास में दर्ज है। संविधान सभा में तो सैकड़ों लोग थे, बड़े बड़े नेता थे। फिर ऐसा क्यों है कि जब भी संविधान की बात होती है तो सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ही नाम आता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो पूरी सभा को चलाते थे। लेकिन संविधान का असली मसौदा, उसका ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। सही कहा। और उन्होंने दुनिया के 60 से ज्यादा संविधानों का अध्ययन किया और भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्रावधानों को चुना। तो उनका काम सिर्फ ड्राफ्ट बनाने तक सीमित था? बिल्कुल नहीं। उनका सबसे बड़ा योगदान इसके बाद शुरू हुआ। जब ड्राफ्ट सभा में पेश किया गया तो उसके हर एक क्लॉज, हर एक शब्द पर तीखी बहस हुई। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले उन सभी बहसों का जवाब दिया, तर्कों से हर प्रावधान का बचाव किया और जरूरत पड़ने पर संशोधनों को स्वीकार भी किया। तो इसी असाधारण भूमिका की वजह से उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बिल्कुल, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाकई में एक बहुत बड़ा काम था। नोट्स में बताया गया है कि इस पूरे काम में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये समय दिखाता है कि कितनी बारीकी से काम हुआ होगा। बिल्कुल। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर संविधान नवंबर 1949 में तैयार हो गया था तो उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक यानी 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? कोई खास वजह थी? हाँ, और ये वजह बहुत दिलचस्प और भावनात्मक है। बात 1930 की है।
तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में तय किया था कि हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा। तो हमारे नेताओं ने उसी ऐतिहासिक दिन को अमर बनाने के लिए, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी। अरे वाह, तो 26 जनवरी की तारीख सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक भावनात्मक और ऐतिहासिक वजह थी। ये तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक तरह की श्रद्धांजलि थी। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि इस संविधान के अंदर क्या-क्या है और वो कहाँ से आया। हमारे संविधान निर्माताओं का नजरिया बहुत खुलावा था। तो क्या ये एक तरह की खिचड़ी थी या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? ये खिचड़ी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा संगम था। जैसे ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ली, क्योंकि हम उसके आदी हो चुके थे। इसका मतलब है कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होगी। एकदम। और अमेरिका से, जो उस समय लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक था? अमेरिका के संविधान से हमने अपनी सबसे कीमती चीज ली, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। जीने का अधिकार, बोलने की आजादी, बराबरी का हक, ये सब वहीं से प्रेरित है। साथ ही जुडिशियल रिव्यू का विचार भी वहीं से आया, यानी सुप्रीम कोर्ट की वो ताकत जो सरकार के बनाए किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। ये तो बहुत जरूरी है। और आयरलैंड का भी जिक्र आता है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। ये सरकार के लिए एक तरह की नैतिक गाइडलाइंस है कि आपको जनता के लिए नीतियां बनाते समय किन आदर्शों का ध्यान रखना है। मैंने सुना है कि हमारा संघीय ढांचा यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कनाडा से लिया गया है। हाँ, कनाडा की तरह हमारे यहाँ भी एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था है, ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। और ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का विचार लिया, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और एक आखिरी, जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी के वायमार संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस लिए, यानी जब देश पर कोई बड़ा संकट आए तो उस दौरान सरकार कैसे काम करेगी। तो आप कह रही हैं कि ये कोई नकल नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को भारतीय मिट्टी के अनुकूल बनाने की एक शानदार कोशिश थी। बिल्कुल सही। तो आज इन नोट्स के जरिए हमने भारतीय संविधान के जन्म की पूरी कहानी को समझा। ईस्ट इंडिया कंपनी की खींचतान से शुरू होकर 1935 के एक्ट के मजबूत ढांचे से गुजरते हुए संविधान सभा की बहसों और दुनिया भर से लिए गए विचारों के संगम तक। ये एक शानदार सफर रहा है। हमने देखा कि हमारा संविधान कोई एक दिन में बनी हुई चीज नहीं है, बल्कि सालों के संघर्ष, बहस और सपनों का नतीजा है। और जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोट्स में एक बहुत ही कारगर मेमोनिक यानी याद रखने का एक फॉर्मूला दिया गया है, 35, 46, 49, 50 रूल। क्या आप इसे समझा सकती हैं? ये पूरी कहानी का सार है। 1935 में संविधान का आधार मिला, 1946 में उसे बनाने वाली सभा बनी, 1949 में वो बनकर स्वीकार हुआ और 1950 में वो पूरी तरह लागू हो गया। 35, 46, 49, 50 ये 4 साल आपको पूरी कहानी याद दिला देंगे। बेहतरीन। हाँ। और अंत में एक एक्सपर्ट के तौर पर इन नोट्स का सबसे बड़ा संदेश क्या है? ये राज व्यवस्था यानी पॉलिटी पर इतना जोर क्यों देते हैं? नोट्स की आखिरी लाइन इसका सबसे अच्छा जवाब देती है। और ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। वो लाइन है, पॉलिटी स्ट्रांग होगा तो जीएस का बेस स्ट्रांग होगा। मतलब अगर आप देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं तो आप इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स सब कुछ बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बिल्कुल, ये जनरल स्टडीज की नींव है। बहुत खूब। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है जिसने भारत जैसे अनगिनत विविधताओं वाले देश को एक धागे में पिरो कर रखा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ नियमों की सख्ती से मुमकिन हुआ या उन मूल्यों की वजह से जो इन नियमों के पीछे छिपे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।